संप्रभुता, भारत का संविधान। आइए सबसे पहले समझते हैं कि संप्रभुता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संप्रभुता या संपन्न प्रभुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आप अपने आप में हर प्रकार की सोच और विचारधारा रखने के लिए आप सक्षम हैं। आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आदेश, आपको किसी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप जो सोचते हैं आप अपनी इच्छा से सोचते हैं, आप जो कार्य करते हैं आप अपनी इच्छा से करते हैं। आपके पास वह सभी अधिकार हैं, वह सभी सर्वोच्च शक्तियां हैं जिससे आप अपने खुद के डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि कोई देश का है, कोई देश गा है और कोई देश खा है और साथ ही साथ एक और देश है घ। अब देखते हैं कि ये आपस में यह देश किस प्रकार से संबंध बनाते हैं। मान लीजिए का देश गा देश के ऊपर अधिकार जताता है, वह उसकी हर तरीके की राजनीतिक जो भी उसकी विचारधाराएं हैं उसमें हस्तक्षेप करता है और गा को उन सभी अपने कार्य करने के लिए का के आदेशों की इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में का और गा के बीच में हम डोमिनियन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गा देश जो है का देश का डोमिनियन है, यानी कि गा एक डोमिनियन है और का मुख्य राष्ट्र है। साथ ही साथ अगर हम खा देश के बीच में देखें तो अगर क देश खा देश के ऊपर अधिकार जताता है, वह उसके सभी संसाधनों का उपयोग करता है, वह उसमें हर तरीके की राजनीति में भी हस्तक्षेप करता है और खा देश अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, तो यह ऐसे में उसका उपनिवेश माना जाएगा, जिसमें हम डोमिनियन जब शब्द कहते हैं वह अधिराज्य कहलाता है। और जो का देश है वह मुख्य देश या मुख्य राष्ट्र माना जाएगा। अब साथ ही साथ इस घा देश को देखें। अगर घा देश को कोई भी अपना कार्य करना है और ये इसको किसी का भी मुंह नहीं देखना, वह अपने सभी राजनीतिक जो नियम है वह खुद बना सकता है। उसे किसी के अंकुश या किसी भारी व्यक्ति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा, सार्वभौम राष्ट्र कहलाएगा। ऐसे में हम यह देख सकते हैं कि भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी के भी अधीन नहीं है, वह किसी का भी अधिराज्य नहीं है। आइए देखते हैं कि भारत के संविधान या प्रस्तावना में भारत के बारे में क्या लिखा है। वह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु या सार्वभौम देश मानते हैं। वह उसको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और एक गणराज्य बनाने की भी बात करता है। पर सवाल यह उठता है कि क्या भारत हमेशा से ही एक सार्वभौम शक्ति रहा है? क्या वह हमेशा से एक संप्रभु देश रहा है? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा कभी नहीं था। भारत असल में शुरुआत में एक उपनिवेश था जिसके ऊपर कुछ ब्रिटिश हुक्मरानों ने अपनी इच्छाएं जताई थी, उनके ऊपर अधिकार जताया था। जो 15 अगस्त 1947, जिसको भारत का स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, तब तक वह उपनिवेश बनकर रहा। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर जब भारतीय कानून पास हुआ, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको 1947 में अपने देश में पारित किया, तब उसने उसको भारत का उपनिवेश का जो दर्जा था वह हटा लिया और उसे एक अधिराज्य बना दिया। बिना इतिहास में जाते हुए यह मानना काफ़ी होगा कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, जिस बीच में भारत का संविधान बन रहा था, उतने बीच में उस दौरान भारत एक डोमिनियन बनकर रहा, भारत एक अधिराज्य बनकर रहा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का। सन 1950 26 जनवरी को जब भारत ने अपना खुद का संविधान बना लिया, अपने आप को एक गणतंत्र देश घोषित किया और साथ ही साथ अपने आप को संप्रभु देश घोषित किया, उसी दिन से भारत का डोमिनियन स्टेटस भी समाप्त हो गया और भारत एक संप्रभु राष्ट्र कहलाया। आज के समय में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व वाला राष्ट्र है। भारत आज अपने सभी निर्णय खुद ले सकता है, वह किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। इसके साथ साथ हम यह भी जानना यहाँ रोचक होगा कि पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था जब बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वह भी एक डोमिनियन के ही स्टेटस में आया था, उसको भी एक अधिराज्य ही घोषित किया गया था। जहां भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा हासिल करने में आगे कुछ और साल लगे। 23 मार्च 1956 को जब उन्होंने अपना संविधान लागू किया, तब उन्होंने अपने आप को एक इस्लामिक संप्रभु राष्ट्र बताया। आगे सवाल यह उठता है कि क्या भारत की संप्रभुता दांव पर लगी है, कि क्या ऐसा सच है कि भारत
अपनी सभी निर्णय नहीं ले सकता है? क्या बाहरी ताकतें या बाहरी देश या बाहरी संस्थाएं उसके ऊपर अपना दबाव बनाती हैं? क्या उसके ऊपर जो है वह आज भी अंकुश लगे हुए हैं? ऐसा सवाल पहले संविधान सभा में उठ चुका है। यह 1949 की बात है, जब भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता हासिल की थी और उन्होंने राष्ट्र के राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसके प्रमुख के रूप में ब्रिटिश ताज की स्वीकृति ली थी। यानी कि यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन से अभी अभी भारत ने सन 1947 के अंदर अपना वर्चस्व हासिल किया था, उन्होंने गुलामी से निजात पाई थी और उसके कुछ ही समय बाद भारत ने वापस से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रमंडल जो राष्ट्र थे, कॉमनवेल्थ नेशन जो था, उसके साथ अपनी सदस्यता दोबारा हासिल की। उन्हीं को दोबारा से उन्होंने उसका प्रमुख स्वीकार किया। संविधान सभा के अंदर ये कई बार सवाल उठे कि क्या भारत ने दोबारा से गुलामी हासिल तो नहीं कर ली, क्या भारत दोबारा से गुलाम तो नहीं हो रहा। इसी प्रकार उनके यह भी सवाल थे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ की जो सदस्यता उन्होंने 1945 में ली थी और उसको अब नहीं छोड़ा था, क्या वो भी भारत की संप्रभुता के ऊपर एक सवाल तो नहीं लगा रहा है। इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए भारत के उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त भी किया है। क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है? गठबंधन का सामान्य मतलब वादे से है। संप्रभु राष्ट्र कुल के स्वतंत्र जुड़ाव यानी कॉमनवेल्थ नेशन से जो स्वतंत्र जुड़ाव है इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकता। इसकी मजबूती इसमें व्याप्त लोचशीलता एवं स्वतंत्रता में निहित है। इसलिए सर्वविदित है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है। यह एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है, इसे इसी रूप में छोड़ा जा सकता है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, इट इज एन अग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल, यानी कि हमने यह समझौता अपनी इच्छा से किया है और हम इसे कभी भी छोड़ सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपने आलोचकों को यह समझाया कि हम किसी भी तरीके से अपनी संप्रभुता को हमने दांव पर नहीं लगाया है और संयुक्त राष्ट्र संस्था या फिर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्य होना या ऐसे किसी और संस्था के साथ जुड़ना जो कि बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ना जो है वह कहीं ना कहीं भी गलत नहीं होगा और हम अपनी संप्रभुता के साथ कहीं भी दाव नहीं लगाते हैं। खैर, अब तक जो भी हमने सार्वभौम शक्ति या संप्रभुता के बारे में पढ़ा वह काफ़ी पारिभाषिक शब्द हैं, वह काफ़ी तकनीकी शब्द हैं। आइए समझते हैं एक साधारण व्यक्ति की समझ से कि सार्वभौम शक्ति या संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। एक सार्वभौम शक्ति या एक सार्वभौम राष्ट्र जो है अपनी इच्छा से किसी भी दूसरे देश के ऊपर युद्ध की घोषणा कर सकता है। ऐसा भारत पहले कर चुका है, जब उन्होंने करगिल में युद्ध किया या फिर उन्होंने चाइना के साथ युद्ध किया या पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध हो चुके हैं। उन सभी में भारत ने अपनी इच्छा से युद्ध की घोषणा की थी, उसे किसी और देश के हाँ या ना का इंतजार नहीं करना पड़ा था, उसके ऊपर किसी प्रकार के भी अंकुश नहीं थे। एक संप्रभु राष्ट्र साथ ही साथ अधिग्रहण व समर्पण की नीतियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अधिग्रहण की जब हम बात करते हैं, भारत में 1975 के अंदर सिक्किम शामिल हुआ। सिक्किम 1975 से पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र था और 1975 के अंदर भारत में उसका शामिल होना उसकी एक अधिग्रहण नीति को दिखाता है। यह बताता है कि अगर कोई देश के अंदर दूसरा देश शामिल हो रहा है तो वह उसकी सार्वभौम शक्ति के कारण ही हो रहा है। इसी प्रकार से भारत अपने किसी हिस्से को अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश को समर्पित भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर सन 2015 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए करारों के साथ हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत ने कुछ हिस्से बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से कुछ हिस्से अपने साथ लिए, जो कि करार के तौर पे हुआ। यह बताता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी किसी भी तरीके से वह अपने हर तरीके के जो निर्णय हैं वह खुद ले सकता है। पर जब हम यह कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वह अपने डिसीजंस अपने खुद सारे निर्णय ले सकता है, पर क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि क्या बाहरी लोग उसके ऊपर कोई भी तरीके के सवाल नहीं उठा सकते या कुछ नहीं कह सकते? खैर, यह कहना भी थोड़ा सा गलत होगा। आइए समझते हैं किस प्रकार से इन चीज़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। मान लीजिए कोई देश है क, जो साथ ही साथ दूसरा देश है ख, ऐसे ही ग, घ, और साथ में एक संस्था है यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ।
अब देखिए किस प्रकार से का, जैसे मान लीजिए भारत एक सार्वभौम देश है, का भी एक सार्वभौम देश है, वह एक संप्रभु देश है, उस पर बाहरी ताकतों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए का देश को लगता है कि खा देश के अंदर बहुत ही अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वह उससे प्रभावित हो सकता है, वह उसकी चीज़ों को की नकल कर सकता है, उसे सीखने का से खा देश में जा सकता है। अब ऐसे ही मान लीजिए दूसरे केस के अंदर, दूसरे मिसाल में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वह कहती है का देश को कि जनाब आपका जो है यह कार्य अच्छा नहीं है, ये आपके जो काम करने के जो तरीके हैं वह अच्छे नहीं हैं और आप इनको बदल लीजिए। मान लीजिए कि आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, आप जो है गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, या आपके यहाँ बाल श्रम बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार की किसी भी चीज़ को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस पे कोई सवाल उठाता है का देश के ऊपर। अब ऐसा भी हो सकता है कि का देश कहे कि मैं तो संप्रभु राष्ट्र हूँ और मुझे आपकी नहीं सुननी है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन कोशिश करेगा कि वह उस पर दबाव बनाएगा, वह घा देश को कहेगा कि आप अपने जो हैं बिजनेस टर्म्स जो है, जो आप अपने व्यापार के जो संबंध हैं वो का देश से ना रखें, आप उसे तोड़ दें। इसी प्रकार से वह गा देश के लिए भी कह सकता है कि जनाब आप भी जो है का देश के साथ अपने जो है अपने व्यापार के संबंध तोड़ दीजिए, या अपनी बाकी राजनीतिक जो संबंध हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, और धीरे धीरे काफ़ी लोगों के साथ इस का देश को घेरा जा सकता है। तो ऐसे में हम यह तो कहेंगे कि हाँ, का देश सार्वभौम शक्ति है, वह किसी के आदेशों का इंतज़ार नहीं करता। पर जब बाहरी ताकतों से उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसको अपने निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो, या उसको अपने निर्णय बाकी दूसरे देशों के दबाव में लेने पड़े। खैर जो भी हो, इससे कहीं भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो डिसीजन लिए, जो उन्होंने निर्णय लिए, वो उनकी अपनी इच्छा के नहीं थे। बाकी लोग सिर्फ दबाव बना सकते हैं, उसको मानना या ना मानना एक सार्वभौम शक्ति, एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर ही निर्भर करेगा। आशा है कि आपको यह वीडियो से इस शब्द के बारे में समझने में आसानी रही होगी। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद।